नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द पीडियाट्रिक्स। अब जो चैप्टर्स रह गए हैं आपके वो बहुत छोटे छोटे हैं, उनमें से मोस्टली आपके एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन जो एक्यूटली इल चाइल्ड है इसमें से एक एमसीक्यू आया हुआ है फॉरेन बॉडी इनहेलेशन एंड चोकिंग में से। तो इस चैप्टर में से हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। एनाफिलैक्सिस होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि ये आपका जो है ना एमसीक्यू आता है एनाफिलैक्सिस के ऊपर ना। तो इसमें से एमसीक्यू बनता होता है कि इट इज़ एक्चुअली व्हाट एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टमिक रिएक्शन ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। आईजीई मीडिएटेड, कोई भी बाहर से ऑर्गेनिज्म आ गया उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं आईजीई, उसकी वजह से क्या होता है, एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग जो है ना एक रिएक्शन पूरी बॉडी में शुरू हो जाता है, सिस्टमिक रिएक्शन। होता क्या है, उसमें तीन चीज़ें होती हैं, अर्टिकेरिया होता है, एंजियोडीमा होता है। अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा, और क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, और क्या होता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है। और ये जो है एंटीजन एक्सपोजर के फ्यू मिनट्स टू आवर्स के अंदर अंदर होता है। तो कौन से एंटीजन्स होते हैं, इटियोलॉजी क्या है कि पेशेंट ने कोई ऐसी ड्रग ली थी एंटीबायोटिक्स टाइप, किसी बी ने आके काट लिया या कुछ ऐसा खाया लाइक पीनट्स से किसी को एलर्जी हो जाती है, या सेलफिश से, या लेटेक्स ग्लव्स के थ्रू। अब ये जब भी इटियोलॉजिकल एजेंट्स होंगे उसकी वजह से क्या होगा कि फ्यू मिनट्स एंड आवर्स के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, सर्कुलेटरी कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा, और अर्टिकेरिया मतलब बॉडी पर रैशेस शुरू हो जाएंगी, और एंजियोडीमा होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज़ एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू दीज एजेंट्स। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं कि इसमें होता है अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा, फ्लशिंग होना शुरू हो जाती है, खारिश होना शुरू हो जाती है बॉडी पे, फिर नेज़ल कंजेशन होना शुरू हो जाती है, राइनोडिया होना शुरू हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू होती है, ब्रोंकोस्पाज्म और हाइपोक्सिया, फिर सेनकपी, हाइपोटेंशन। जैसे कि हमने बात की नेज़ल कंजेशन, राइनोडिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपोक्सिया, ये किस चीज़ के अंदर आएंगे, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में। और सर्कुलेटरी कोलैप्स में क्या आएगा, सिनकपी, हाइपोटेंशन। और क्या होगा, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया। और क्या होगा, डिस्फेजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और हेडेक। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा, जो ट्रिगर है जिससे एलर्जी होती है उसको रिमूव करें जल्दी से, एड्रीनालिन, एंटीहिस्टामीन्स दे, एड्रीनालिन और एंटीहिस्टामीन्स दे, ऑक्सीजन दे, फ्लूइड थेरेपी दे, और वेसोप्रेसर्स और ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग के रिमूवल ऑफ द ट्रिगर, देन एड्रीनालिन, एंटीहिस्टामीन्स, ऑक्सीजन, फ्लूइड थेरेपी, वेसोप्रेसर्स, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ABC इसमें आता है, एड्रीनालिन, एंटीहिस्टामीन्स, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और बाकी ऑक्सीजन, फ्लूइड थेरेपी, वेसोप्रेसर्स। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट द फॉरेन बॉडी इनहेलेशन एंड चोकिंग। के बच्चा जो है क्या होता है कि कोई भी बाहर से कोई चीज़ खा लेता है, फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर कि बच्चा का खाना अटक जाएगा, या फिर कॉइन्स, बच्चे कॉइन्स खा लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। दिस इज़ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, डेथ ड्यू टू मैकेनिकल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज़ मोस्ट कॉमन। और कौन सी एज में, 1 to 4 ईयर्स ऑफ एज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज़ क्या हैं, फूड एंड कॉइन्स। फिर कौन सी साइट है ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाली, लेरिंग्स, उन बच्चों में जो कि 1 साल से छोटे हैं, लेरिंग्स। लेकिन 1 से 4 साल के जो बच्चे होंगे उनके अंदर ट्रेकिया और ब्रोंकाई होंगे। ठीक है। 1 साल के बच्चे हैं, 1 साल से छोटे हैं सॉरी, तो क्या होगा, ऊपर वाला लैरिंक्स इन्वॉल्व होगा। 1 से 4 साल के हैं तो नीचे वाला ट्रेकिया और ब्रोंकाई इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। तो कॉमन कौन सी एज है ये पता होना चाहिए, कौन से एजेंट्स हैं जो कॉमनली फंस जाते होते हैं वो पता होना चाहिए, 1 साल में कहाँ पे साइट होती है और 1 से 4 साल में कौन सी साइट होती है। फिर हम बात करें क्लिनिकल फाइंडिंग्स। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगे। देखिए, क्लिनिकल फाइंडिंग्स डिपेंड करती है कि हमारा जो फॉरेन बॉडी था उसका साइज़ क्या था। ऑब्वियसली अगर छोटा सा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कम सिम्टम्स आएंगे इफ़ द फॉरेन बॉडी स्मॉल। और अगर अपर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जब ऊपर से एयर ही बंद हो गया तो बच्चे को क्या होगा, सांस जाएगा नहीं, एस्फिक्सिया हो जाएगा और इमीडिएट डेथ हो जाएगी। तो क्यों होती है इमीडिएट डेथ? और क्या होता है, गैगिंग होती है, चोकिंग, वीजिंग, साइनोसिस, डिस्फोनिया एंड एफोनिया। बच्चे से कुछ बोला नहीं जाएगा और बिल्कुल वो गैग कर रहा होगा, वीजिंग, चोकिंग वगैरह, साइनोसिस होना शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ नो ऑक्सीजन। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ कि लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन।
अगर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी तो फिर तो बहुत मसले की बात थी कि एस्फिक्सिया एंड इमीडिएट डेथ। लेकिन अगर लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो आपने याद रखना है कि इट कैन बी टॉलरेटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, और इसमें ऐसा उस तरह की चीज़ें नहीं होती, बस ये होता है कि वीजिंग होना शुरू हो जाती है और एसिमेट्रिक और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स होते हैं। सो कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, अपर या लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन? अपर वाला। डिग्रीज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, फर्स्ट डिग्री ऑब्स्ट्रक्शन होती है, सेकंड डिग्री ऑब्स्ट्रक्शन होती है और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन अलाउज पैसेज ऑफ एयर इन बोथ डायरेक्शन। मतलब देखें कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह से हुई है कि दरमियान में ये देखें फॉरेन बॉडी फंसी हुई है फॉर एग्जांपल, तो इसके दोनों साइड से एयर पास हो रही है। यहाँ से इस साइड से आपको इंस्पायरेशन दिखाई जा रही है और इधर से एयर बाहर जा रही है, एक्सपायरेशन हो रही है। तो ऑब्स्ट्रक्शन अलाउज पैसेज ऑफ एयर इन बोथ डायरेक्शन, इंस्पायरेशन भी और एक्सपायरेशन भी। सेकेंड डिग्री ऑब्स्ट्रक्शन में एक साइड का होता है, या तो सिर्फ इंस्पायरेशन हो सकती है या सिर्फ एक्सपायरेशन होती है। तो ये आपको नज़र आ रही है। सेकेंड डिग्री ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, एयर एबल टू मूव in one direction only, air passages enlarged during inspiration and diminished during expiration। तो देखें ज़रा कि जब इंस्पायरेशन हुई है, क्योंकि बाहर से एयर फोर्सली आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंस्पायरेशन में एयरवेज जो हैं वो इनलार्ज हो जाएंगे। ठीक है, देखें आपको बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक्सपायरेशन पे देखें, एक्सपायरेशन पे एयरवे बंद हो गई है। तो एक्सपायरेशन पे देखो कि एयरवे बंद हो गई है, तो क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो है मसला ज़्यादा हो रहा है, इंस्पायरेशन के दौरान इतना मसला नहीं हो रहा। तो हमें क्या, हमें अब मैं आपसे पूछूं इनहेलेशन में ज़्यादा मसला है या एक्सपायरेशन में, तो आप बताएंगे विच इज़ मोर डेंजरस। एक्सपायरेशन नहीं हो रही, अंदर एयर आती जा रही है और बाहर एयर जा नहीं रही। सो दिस इज़ सेकेंड डिग्री ऑब्स्ट्रक्शन। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में देखें क्या हो रहा है। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में ये हो रहा है कि अंदर वो फंस गया हुआ है, एयर अनेबल टू मूव इन ईदर डायरेक्शन, मतलब ना एयर अंदर आ रही है ना एयर बाहर जा रही है। फॉरेन बॉडी एंड एडिमेटस म्यूकोजा जो है वो क्या कर, वहाँ पे फॉरेन बॉडी भी फंसी हुई है और उसने वहाँ पे जो इर्द गिर्द का म्यूकोजा है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, वहाँ पे एडिमा हो गया। ठीक है, तो बंद हो गई है। समझ आ गई? तो फर्स्ट डिग्री में क्या हो रहा है, इन्हेलेशन भी हो रही है, एक्सपायरेशन भी हो रही है। सेकेंड डिग्री में सिर्फ इन्हेलेशन हो रही है या सिर्फ एक्सपायरेशन हो रही है। और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा, इन्हेलेशन भी नहीं हो रही, एक्सपायरेशन भी नहीं हो रही। सो दीज आर द डिग्रीज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। मैनेजमेंट क्या है कि अगर बच्चा जो है वो खांसी कर सकता है, बोल सकता है, सांस ले सकता है, तो फिर हमें कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये है कि अगर बच्चा 1 साल का है तो उसके लिए जो हम मैनूवर परफॉर्म करते हैं दैट इज़ हेमलिक रिमूवर मैनूवर। ठीक है, और अगर बच्चा जो है वो 1 साल से छोटा है तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको जो है ना पीछे धब्बे देते हैं, मतलब उसकी जो पीछे चेस्ट होती है ना उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, थ्रस्ट करते हैं और बैक ब्लोज देते हैं ताकि वो बाहर आए। तो 1 साल में हम हेमलिक रिमूवर करते हैं, मैनूवर करते हैं, और 1 साल से छोटे बच्चे में बैक ब्लोज और चेस्ट थ्रस्ट देते हैं। अगर फिर भी इन मैनूवर करने के बावजूद या बैक ब्लोज और चेस्ट थ्रस्ट देने के बावजूद फॉरेन बॉडी बाहर नहीं आई तो फिर हमने क्या करना है, ब्रोंकोस्कोपी करनी है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई और तीसरी चीज़ ये है कि हमें क्या करना पड़ सकता है, अब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ सकता है जिसमें भी यूज़ द रिजिड ब्रोंकोस्कोपी अंडर द GA, या समटाइम्स थोरेकोटोमी करते हैं या ब्रोंकोटोमी करते हैं। सो पहले क्या है, बच्चा अगर खांसी कर सकता है, बोल सकता है, ब्रीथ कर सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी इंटरवेंशन की। फिर अगर और फिर हम क्या करेंगे, हेमलिक रिमूवर फॉर 1 ईयर ऑफ एज, बैक ब्लोज एंड चेस्ट थ्रस्ट फॉर लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। अगर फिर भी बाहर निकला तो ब्रोंकोस्कोपी जनरल एनेस्थीसिया में या थ्रोकोटोमी और ब्रोंकोटोमी। हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। बच्चे को ऐसे छोटे मोटे टॉयज़ ना दें जो उसके मुंह में रखे, वो जैसे कि कॉइन ना दें, उसको दूर रखें। फूड शुड बी कट, ब्रोकन और मैश, छोटे छोटे पीसेस करके दें ताकि वो अंदर जाके फंस ना जाए। लाइक उसको मटर का दाना दे दो और वो जाके उधर फंस जाए। तो कट, ब्रोकन और मैश इनटू बाइट साइज्ड पीसेस। फूड शुड नॉट बी ईटन वाइल रनिंग एंड प्लेइंग, बच्चे को आराम से बैठ के खाना है, इधर उधर भाग के खेलते हुए नहीं खाना। फिर
Nuts, hard beans, raw vegetables or fruit should not be given to young children. ठीक है. उसके बाद chewable tablets are not recommended for children younger than 3 years of age. So इस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. 6 years old boy returned from school with severe cough, no rhinorrhea and fever early morning when went to school. On examination, trachea shifted towards the right side as well as the apex beat medial to mid-clavicular lines. Breath sounds are absent on the right side of chest. So this is how the scenario of foreign body inhalation will come. तो इसमें ये है कि बच्चा बाहर से आ रहा है और सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफ है और ट्रेकिया शिफ्टेड है एक साइड पे. सो दिस विल बी फॉरेन बॉडी इन रेस्पिरेटरी पैसेज. इन्वेस्टिगेशंस आप क्या परफॉर्म करेंगे? इन्वेस्टिगेशंस आप क्या परफॉर्म करेंगे? एक्सरे नेक करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू, एंड चेस्ट एक्सरे करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू. तो आपने लिख देना है एक्सरे नेक एंड चेस्ट एक्सरे. नेक का जो एक्सरे है वो एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल व्यू लेना है और चेस्ट एक्सरे आपने एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू लेना है. फिर दूसरी चीज़ आप करेंगे ABGs. मैनेजमेंट क्या होगी? एडमिट द पेशेंट, पास IV लाइन, वाइटल मॉनिटरिंग, इंट्यूबेशन, ऑक्सीजन देंगे, कॉल टू एनेस्थीसिया, consent of attendance and explain complete conditions and PO the patient for 6 hours. और अगर एक्यूट चोकिंग है तो उसके लिए हम हेमलेक रिमूवर करते हैं फॉर द पेशेंट्स ग्रेटर देन 1 year ऑफ एज. और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें हम क्या करेंगे? बैक ब्लोज एंड एब्डोमिनल थ्रस्ट्स देंगे. फिर अगर उससे भी रिमूव नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? रिजिड ब्रोंकोस्कोपी करेंगे. इज़ अ प्रोसीजर ऑफ चॉइस फॉर रिमूविंग द फॉरेन बॉडीज़ इन चिल्ड्रन. या आपका MCQ भी बनता होता है कि व्हाट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ चॉइस? दैट इज़ ब्रोंकोस्कोपी. देन फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी, एंटीबायोटिक्स कवर दे देंगे उसको. और अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो थ्रैकोटोमी करेंगे और ब्रोंकोटोमी करेंगे. ठीक हो गया. So next is 6 years old boy returned from the school with the complaints of episodes of severe cough. टेम्परेचर नॉर्मल है, पल्स उसकी ज़्यादा हुई हुई है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हुआ हुआ है. एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट रिवील्स एपिक्स बीट इन द लेफ्ट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन. ऑन ऑस्कल्टेशन ब्रेथ साउंड्स आर डिमिनिश्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट इन द लोअर हाफ. सो पर बच्चा बाहर से आए विद सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, ट्रेकिया शिफ्टेड, तो इसके अलावा ब्रेथ साउंड्स डिमिनिश्ड. सो दिस विल बी foreign body in the respiratory passage. Confirm your diagnosis, investigations आप बता देंगे और immediate steps हमने जो देखे हैं वो बता देंगे. फिर 2 साल का बच्चा है, वो जो है गार्डन में खेल रहा था और अपनी 5 साल की जो बहन है उसके साथ. 1 घंटे के बाद क्या हुआ कि उसको जो है वो एमरजेंसी में आया विद स्ट्राइडर एंड स्वीयर एपिसोडिक कफ. नो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इलनेस. अब वो एफेब्राइल है, टेकेपनिक है. व्हाट आर द DDs? सो जब भी बच्चा कहीं खेल रहा हो और फिर इस तरह की इमरजेंसी में एकदम से आ जाए, सो वी विल कंसिडर दिस इज़ अ फॉरेन बॉडी इन द एयरवे. DDs क्या होंगे? इट कैन बी क्रूप, इट कैन बी अक्यूट एपिग्लोटाइटिस, इट कैन बी डिफ्थेरिया. बिकॉज ऑफ द स्ट्राइडर वी कंसिडर कि ये जो है क्रूप हो सकता है, एपिग्लोटाइटिस हो सकता है एंड डिफ्थेरिया हो सकता है. राइट 3 अदर क्लिनिकल फीचर्स यू विल लुक फॉर. सो क्लिनिकल फीचर्स में आप क्या देखेंगे? उसका कफिंग, साइनोसिस, चोकिंग, टेकेपनिया, डिस्फेजिया, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा एंड इरिटेबिलिटी. बच्चा खांसी कर रहा होगा, चोकिंग हो रही होगी, उसको ऐसे लगेगा कुछ फंस के ऐसे गले को पकड़ रहा होगा. टेकेपनिया, तेज़ तेज़ सांस ले रहा होगा. डिस्फेजिया, कुछ खा नहीं रहा होगा. ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा और इरिटेबिलिटी एंड साइनोसिस. इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देन इज 6 years old बॉय. अब वो भी इस तरह से स्कूल से आया वापस घर और एपिसोडिक कफ है और उसको साइनोसिस हो रही है. पहले वो बिल्कुल ठीक था जब वो स्कूल गया था, अब उसको जो है वो तेज़ तेज़ सांस आ रही है. ट्रेकिया और एपेक्स बीट जो है वो शिफ्टेड है. ब्रेथ साउंड्स डिमिनिश्ड हैं और इंस्पायरेटरी रोंकाई आ रहे हैं. सो DDs क्या होंगे? फॉरेन बॉडी इन द एयरवे, डिफ्थेरिया, क्रूप, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस. इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एक्यूटली इल चाइल्ड, जिसमें से 2 आपने करने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द फॉरेन बॉडी इनहेलेशन एंड चोकिंग, एंड सेकंड प्रायोरिटी इज़ एनाफिलैक्सिस, व्हिच इज़ मेनली फॉर द एमसीक्यूज। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस।